मुगल कालीन प्रशासन लिख करके सब डैश दीजिए। देखिए, मुगल कालीन प्रशासन जो था वो एक केंद्रीकृत प्रशासन था। अगर एक बात में आपको जवाब दिया जाए तो किस प्रकार से प्रशासन था, तो पूरा का पूरा जो साम्राज्य था वो बटा हुआ था आपका सूबा में, जिसको हम लोग प्रांत के नाम से भी जानते हैं। और ये सूबा को फिर से बांटा गया था सरकार में, और इस सरकार को फिर से बांटा गया था फरगना में, और फिर फरगना को बांटा गया था गांव में। बस इतना ही आपको याद रखना है। समझ में आया? प्रशासन में आपको लिखना है कि मुगल कालीन प्रशासन केंद्रीकृत था, जिसमें सभी का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था, और राजा के अंदर ही कई सारे मंत्री होता था जो पूरा प्रशासन को चलाता था। पूरा साम्राज्य जो है वो सूबा में बटा हुआ था, सूबा सरकार में, सरकार फरगना में, फरगना किस में? गांव में बटा हुआ था। ये पूरा देश हो गया, ये राज्य हो गया, ये जिला हो गया, ये आपका प्रखंड हो गया, ये आपका गांव हो गया। अभी भी यही सिस्टम है ना। अभी साम्राज्य मतलब पूरा देश, जैसे भारत हो गया। सूबा मतलब हर एक जिला हो गया, जिसको हम लोग प्रांत भी बोलते हैं। सरकार मतलब जिला हो गया। फरगना मतलब प्रखंड हो गया। और अब क्या हुआ? गांव मतलब तो गांव। प्रमंडल बताए थे, वही हुआ। प्रमंडल जिला एक ही है, दोनों बड़ा है। सम्राट साम्राज्य का राजा मतलब प्रमुख कौन होता था? खुद राजा। सूबा में जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे? सूबेदार। सरकार का प्रमुख को हम लोग कहते थे फौजदार। फरगना का हम लोग बोलते थे सिकदार, और गांव के प्रमुख को हम लोग बोलते थे चौधरी। यही बोलते हैं, बड़ा चौधरी बन रहा है, बोलते हैं ना, मतलब ज्यादा मुखिया बन रहा है गांव का, बोलते हैं ना, ज्यादा चौधरी बन रहा है तुम, है कि नहीं? तो बोले इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब समझिए, यहाँ पे तो सब अधिकारी लोग को नियुक्त करता था, लेकिन सूबा जो होता था वहाँ पे अपना प्रमुख लोग को नियुक्त कर देता था। जैसे बेटा है तो बेटा को भेज दिया। याद करिए, औरंगजेब को कौन सा सूबा भेजा था? दक्षिण का। दारा सिकोह को कहाँ भेजा था? आगरा। मुराद को गुजरात, और शाहसुजा को बंगाल। ये सब उसका प्रांत था। और भी कई सारा प्रांत था, तो उसमें अपना जान परिचित को, जैसे कोई मामा हो गया, दादा हो गया, मेहरुनिसा याद है ना, भर दिया था पूरा खानदान को अपना दरबार में। उसी प्रकार से यहाँ भी होता था। बात समझे? एग्जाम में पूछेगा कि सरकार का प्रमुख कौन होता था? फौजदार। पूछेगा परगना का प्रमुख कौन होता था? सिकदार, नहीं सिकदार। गांव का प्रमुख कौन होता था? चौधरी। बात बुझे? देखिए, अकबर के समय में जो सूबा का संख्या था वो था 15। शाहजहां के समय में सूबा का संख्या कितना हो गया? 18। और औरंगजेब के समय में हो गया कितना? 20। दो तीन को मंत्री का केवल आपको नाम याद रखना है। जैसे सबसे पहले आप याद रख लीजिए, जैसे हम वजीर कहते हैं, तो वजीर उस समय कौन होता था? तो अभी का जो प्रधानमंत्री है वो उस समय क्या कहलाता था? वजीर कहलाता था। दीवान, तो दीवान वित्त विभाग का अध्यक्ष होता था। इस किससे संबंधित था? वित्त विभाग। दीवान कहते थे किसको? वित्त विभाग से संबंधित। और एक मीर बख्शी, किसी को याद करिए नहीं करिए, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। मीर बख्शी कौन होता था? तो ये आपका सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, मीर बख्शी। समझ में आया बात? और एक था सद्र ए कुल, ये धार्मिक प्रधान होता था। बस प्रशासन खत्म। 5 नंबर आपको मिल जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, फिर हम एक एक करके पूछेंगे। प्रशासन में आपको लिखना है कि मुगल कालीन प्रशासन केंद्रीकृत था। यह प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। और राजा का मदद करने के लिए काफी सारा क्या होता था? मंत्री और अधिकारी भी होता था। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? फिर लिखिएगा कि मौर्यकालीन साम्राज्य कई सारे सूबा में बटा हुआ था, और सूबा का प्रमुख को सूबेदार कहते थे, और सूबा फिर सरकार में बटा हुआ था, सरकार का प्रमुख को फौजदार कहते थे। फिर सरकार फरगना में बटा हुआ था, जिसके प्रमुख को सिकदार कहते थे, और फरगना कई सारे गांव में विभक्त था, जिसके प्रमुख चौधरी होते थे। अकबर के समय में सूबा का संख्या कितना था? 15। शाहजहां के समय में सूबा का संख्या कितना हो गया? 18। और औरंगजेब के समय में इसके अलावा कुछ प्रमुख मंत्री होता था। कौन कौन? वजीर मतलब प्रधानमंत्री, दीवान मतलब वित्त विभाग का प्रमुख, मीर बख्शी मतलब सैन्य विभाग। ये इंपॉर्टेंट है मीर बख्शी। किसी को कोई दिक्कत है? प्रशासन याद हुआ सबको? स्पीड में लिखिए। मौर्यकालीन बोलते हैं, मुगल कालीन प्रशासन, मुगल कालीन प्रशासन
केंद्रीकृत था, मुगलकालीन प्रशासन केंद्रीकृत था, जिसके प्रमुख स्वयं सम्राट होते थे। सम्राट मतलब राजा। जिसके प्रमुख स्वयं राजा होते थे, जिसके प्रमुख स्वयं राजा होते थे। मुगलकालीन प्रशासन केंद्रीकृत था, जिसके प्रमुख स्वयं सम्राट होते थे। हो गया। उनका मदद करने के लिए कई मंत्री व अधिकारी होते थे। उनका मदद करने के लिए कई मंत्री व अधिकारी होते थे। कई मंत्री व अधिकारी होते थे। पैरा चेंज कर दीजिए। साम्राज्य साम्राज्य कई सारे सूबा या प्रांत में बटा हुआ था। साम्राज्य कई सारे प्रांत या सूबा में बटा हुआ था, जिसके प्रमुख को सूबेदार कहते थे। जिसके प्रमुख को सूबेदार कहते थे। जिसके प्रमुख को सूबेदार कहते थे। साम्राज्य कई सूबा में बटा हुआ था, जिसके प्रमुख को सूबेदार कहते थे। अकबर के समय में, हाँ, अकबर के समय में 15 सूबा, अकबर के समय में 15 सूबा, सूबा मतलब राज्य प्रांत। अकबर के समय में 15 सूबा, कोमा दीजिए। शाहजहां के समय में 18 सूबा और औरंगजेब के समय में 20 सूबा था। अकबर के समय में 15 सूबा, शाहजहां के समय में 18 सूबा तथा औरंगजेब के समय में 20 सूबा था। औरंगजेब के समय में 20 सूबा था। पहला चेंज, सूबा कई सारे सरकार में बटा हुआ था, जिसके प्रमुख फौजदार होते थे। सूबा कई सारे सरकार में बटा हुआ था, जिसके प्रमुख को फौजदार कहते थे। पुनः सरकार भी, हाँ, जिसके प्रमुख को सरकार कहते थे, फौजदार कहते थे। पुनः सरकार भी कई फरगना में बटा हुआ था। सरकार भी कई फरगना में बटा था, जिसके प्रमुख को सिकदार कहते थे। हाँ, क्या चीज, क्या फौजदार कहते थे। फिर लिखे सरकार कई फरगना में बटा हुआ था, जिसके प्रमुख को क्या कहते थे, सिकदार कहते थे। सिकदार कहते थे। सूबा कई फरगना में बटा था, जिसके प्रमुख को सिकदार कहते थे। और फिर फरगना भी कई गांव में विभक्त था, और फरगना भी कई गांव में विभक्त था, जिसके प्रमुख को चौधरी कहते थे। जिसके प्रमुख को चौधरी कहते थे। चलिए, हो गया। उसके बाद लाइन चेंज कर दीजिए। प्रशासन चलाने के लिए कुछ प्रमुख मंत्री पद के नाम इस प्रकार हैं।
कुछ प्रमुख मंत्री पद के नाम इस प्रकार हैं। चलिए लिख दीजिए इसको। वजीर, ये पट्टी लिख दीजिए, प्रधानमंत्री, दीवान, वित्त विभाग का अध्यक्ष, मीर बख्शी, सैन्य विभाग का प्रमुख, सद्र एक कुल, धार्मिक प्रमुख। चलिए स्पीड में लिखिए। के कुछ प्रमुख मंत्री के पद थे जो इस प्रकार हैं, लिखिए उच्चारों को और लास्ट में इत्यादि लगा दीजिएगा। मीर बख्शी है गधा। हो गया? चलिए समझिए। अगला है आपका मनसबदारी प्रथा। तो मनसबदारी प्रथा क्या होता था? तो आपको जान के आश्चर्य होगा, मनसबदारी प्रथा चंगेज खां ही शुरू किया था, लेकिन भारत में इसको शुरू करने वाला अकबर था। पूछेगा भारत में मनसबदारी प्रथा को शुरुआत किसने किया? तो अकबर। मनसबदारी प्रथा में दो चीज प्रदान किया जाता था, एक आपका जात, एक आपका सवार। जात को ही हम लोग पद बोलते थे और सवार मतलब कि वो कितना घोड़ा को रख सकता है, कितना घुड़सवारी सेना को वो रख सकता है। ये दशमलव पद्धति पे आधारित था, जो 10 से लेकर के 10,000 तक प्रदान किया जाता था। क्या होता है हम बता रहे हैं अभी। इसमें क्या होता था, अच्छा बताइए, यहाँ पे जैसे सब बैठा है, सब एक समान है। अब हमको करना पड़ेगा कि नहीं, किसी का औहदा बड़ा करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, कुछ एक चिन्ह दे देंगे, उस चिन्ह से आपको कुछ एक कार्ड दे देंगे, आपको बैच दे देंगे, जिससे लगेगा कि इसका औहदा क्या है, क्लास में बड़ा है। उसी प्रकार से जो मुगल साम्राज्य था उसमें मनसबदारी प्रथा को शुरू किया गया। जात दिया जाता था उसको, मतलब पद दिया जाता था, और उसको सवार दिया जाता था कि तुम 500 घोड़ा रख सकते हो, 1000 घोड़ा रख सकते हो, 2000 घोड़ा रख सकते हो। घोड़ा के ऊपर में सेना भी, अब समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, 5000 तक रख सकते हो। राजा जो बेटा सब होता था उसको 10,000 मनसब देता था, मतलब वो 10,000 घोड़ा को अपने साथ सेना को लेकर के चलता था। तो अगर वो राज दरबार में आएगा घोड़ा लेके, तो जितना ज़्यादा संख्या रहेगा उतना ज़्यादा उसका महत्व होगा। जिसके पास कम घोड़ा रहेगा उसको निम्न कैटेगरी का अधिकारी मानेगा। जिसके पास ज़्यादा घोड़ा है, 5,000 घोड़ा लेकर के आ रहा है और एगो आया है 500 घोड़ा लेकर के, तो सम्मान ज़्यादा किसको देगा, 5,000। आखिर पहचानेगा तब ना। आप समझ में आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे जिला का जैसे बड़ा बड़ा अधिकारी सब होता है, उसके पीछे देखते होंगे आप 4 गो बॉडीगार्ड घूमते रहता है, घूमता है कि नहीं। जितना ज़्यादा बॉडीगार्ड उतना ज़्यादा वीआईपी आदमी। बोतल पास कर दीजिए पीछे, है कि नहीं। राष्ट्रपति के पास आप देखते होंगे 20 गो 25 गो बॉडीगार्ड रहता है कि नहीं। प्रधानमंत्री के पास भी 20 गो 25 गो 30 गो बॉडीगार्ड रहता है। मुख्यमंत्री के पास उससे कम हो जाता है, कई गो हो जाता है मुख्यमंत्री के पास, लगभग 10-15 गो। तो औहदा क्या है, कम है। अब जैसे कोई जिला का अधिकारी है, जैसे कोई डीएम हो गया, उसके पास 4 गो 5 गो, आप पहचान तो पा रहे हैं ना कि कितना उसके पास औहदा है, कितना उसका पद बड़ा है। बस वही सिस्टम किसमें था, मनसबदारी प्रथा में। जिसको मनसबदारी मिलता था, अगर 500 का मनसब मिला है तो वो 500 घोड़ा को लेकर के चलेगा अपने साथ में, और 500 पे सेना रहेगा उस पर। किसी को 10,000 का मिलता था, 10,000 केवल किसको मिलता था, अपना बेटा को देता था। सबको दे देगा, पता चलेगा सब विद्रोही करने स्टार्ट कर दिया है, इसलिए केवल अपना बेटा को ये 10,000 का मनसब देता था। तो मनसबदारी प्रथा आप लोग को समझ में आ गया। अगला है आपका मुगल काल में अभिवादन का तरीका। तो 4 तरीका मुगल काल में अभिवादन का था, चारों नाम याद। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सिजदा, उसके बाद जमी बोस या पाए बोस, उसके बाद 4 तस्लीम, उसके बाद क्या है आपका कॉर्निश।
सिजदा क्या है? तो घुटना के बल में आप बैठ जाइए बस, और राजा के समय थोड़ा सा झुक जाइए, तो वही क्या है? सिजदा। बात समझ में आ रहा है? जमी बोस मतलब सेम प्रोसेस है सिजदा के तरीके, केवल आप हाँ राजा के जमीन को क्या करिए? चूमिए। तीसरा है चार तस्लीम, मतलब अपना दायां हाथ को यहाँ पे रख करके 4 बार आपको झुकना पड़ेगा, तो वो हो गया 4 तस्लीम। कॉर्निश मतलब हो गया कि यही इसी को रख करके झुकिए, और 4 तस्लीम में चूमना पड़ता था हाथ को, झुक करके इस पर चूमना पड़ता था। हाँ 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 उसी तरह। लास्ट वाला में केवल हट्टी पर रखिए और झुक जाइए, कॉर्निश। तो बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब एक बार ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आता है ये एग्जाम में पूछेगा कि मनसबदारी प्रथा क्या था, तो इसमें क्या लिखिएगा? भारत में, ध्यान से सुनेगा, भारत में मनसबदारी प्रथा को अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। मनसबदारी प्रथा दशमलव पद्धति पे आधारित होता था, जो 10 से लेकर के 10,000 तक मनसब प्रदान किया जाता था। दशमलव पद्धति समझते हैं ना? ये 0 ही रहेगा, ये नहीं कि 9 ठो मनसब देगा, नहीं 101 मनसब देगा, नहीं, लास्ट में क्या रहेगा? 0। ये दशमलव पद्धति। इसमें जात और सवार प्रदान किया जाता था। जात का मतलब क्या? पद, और सवार मतलब कि वो घुड़सवार सेना रख सकता है। समझ में आ गया? मुगल काल में अभिवादन का तरीका, तो पहला क्या है? सिजदा। तो सिजदा में क्या लिखेगा? सिजदा में व्यक्ति जो है वो राजा के सामने घुटना के बल पे झुक कर राजा का क्या करता था? अभिवादन करता था। जमी बोस, सेम प्रोसेस, जमीन घुटना के बल झुक कर वो राजा के जमीन को चूमता था। 4 तस्लीम, तो 4 बार अपना दाएं हाथ का तलहटी को झुकते हुए चूमता था वो। कार्निस, दाएं हाथ का तलहटी को सिर पे रख करके इस प्रकार से झुकता था। टीवी में आप लोग देखे होंगे मुगल सीरियल में। तो किसी को कोई दिक्कत है इसमें? लिखा जाए। ये 2 नंबर में आपका पूछेगा कि मनसबदारी प्रथा क्या है, इसमें मुगल काल में अभिवादन का तरीका क्या है। लिखिए, अकबर ने मनसबदारी प्रथा को भारत में शुरू किया। अकबर ने मनसबदारी प्रथा को भारत में शुरू किया। हो गया? यह दशमलव पद्धति पर आधारित होती थी। यह दशमलव पद्धति पर आधारित होती थी। यह दशमलव पद्धति पर आधारित होती थी। न्यूनतम मनसब 10 तथा अधिकतम 10,000 तक दिया जाता था। न्यूनतम मनसब 10 तथा अधिकतम 10,000 तक दिया जाता था। न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 10,000 तक दिया जाता था। इसमें जात ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पद, इसमें जात ब्रैकेट में लिखिए पद तथा सवार अर्थात घुड़सवार अर्थात सवार अर्थात घुड़सवार सेना रखने का अधिकार होता था। घुड़सवार सेना रखने का अधिकार होता था। चलिए अगला लिखिए, मुगल काल में अभिवादन का तरीका। पहला लिख के डैश दीजिए, सिजदा। बाबू पहले लिख लीजिए, बाद में हेडिंग देते रहिएगा। सिजदा लिखिए। इसमें राजा के सामने घुटने के बल झुककर अभिवादन करना। हाँ, राजा के सामने घुटने के बल झुककर अभिवादन करना होता था।
झुककर अभिवादन करना होता था। हो गया। दूसरा लिखिए जमी बोस, वही रहेगा, केवल लिख दीजिएगा कि झुककर जमीन को चूमना करना पड़ता था। क्या लिखा है, जमी बोस या पाए बोस? अगला लिखिए चार तस्लीम। केवल उसमें जोड़ दीजिए ना कि जमीन को चूमना पड़ता था। क्या लिखाएगा चार तस्लीम में? दाएं हाथ की तलहटी को झुकते हुए 4 बार चूमना पड़ता था। दाएं हाथ की तलहटी को झुकते हुए 4 बार चूमना होता था। दाएं हाथ की तलहटी को झुकते हुए 4 बार चूमना होता था। अगला लिखिए कार्निस। कार्निस में लिखिए दाएं हाथ की तलहटी को सर पे रखकर झुकना होता था। दाएं हाथ की तलहटी को सर पर रखकर झुकना होता था। सर पर रखकर झुकना होता था। अगला हेडिंग दीजिए मुगलकालीन चित्रकला। हला नहीं, लिख लिए? हेडिंग दे दिए सब? ये कार्निस, चलिए अब समझिए। हो गया? देखिए मुगलकालीन चित्रकला, तो आपको कुछ चित्रकार का नाम याद रखना है, जैसे अब्दुल समद, सैयद मीर अली, दसवंत, अब्दुल समद तो यहाँ पे भी है, मनोहर, अबुल हसन, उस्ताद मुनसर। क्या आपको याद रहेगा ये सब नाम? उसका चित्रकला का कहानी खत्म। देखिए हुमायूं के समय में चित्रकार, क्योंकि बाबर तो मारे पीट में 4 साल आया, वो 4 साल तो उसका बीत गया मारे पीट करते करते, उसको उतना फर्क पड़ा नहीं। तो अब आया हुमायूं। तो हुमायूं के समय में 2 प्रमुख चित्रकार था, एक था आपका अब्दुल समद और एक था आपका सैयद पीर अली। हाँ, वो इसमें उतना नहीं माना क्योंकि शरीयत के हिसाब से नहीं चलता था। अब्दुल समद जो है चावल का दाना पे एक बॉल बनाया था। आश्चर्य लगा? बॉल के साथ साथ एक हॉकी स्टिक भी था चावल का दाना पे। हाँ, अभी और है, इसके ऊपर में एक आदमी भी था और एगो घोरवो था। एक चावल के दाना के ऊपर में इन्होंने इतना चीज को बनाया था, मतलब गेंद है, हॉकी स्टिक है, जिसको घोड़ा है और उसे बैठा है। तो ये कौन सा खेल हो गया बताइए? पोलो? पोलो, पोलो देखे ना? तो पोलो खेलता हुआ आदमी बनाया था एक चावल का दाना पे। कौन? अब्दुल समद। सोच लीजिए कितना फेमस होगा। आप लोग मेला त्योहार में जाते हैं तो चावल पे नाम नहीं लिखता है, तो उसी प्रकार से ये बनाया था उस समय का जमाना में। सोच लीजिए, हाँ, चावल पे नाम लिखता है कि नहीं? तो अब सोच लीजिए कि ये उस समय का जमाना में एक चावल का दाना पे इतना कुछ बनाया था। पोलो खेलता हुआ एक व्यक्ति था जो घोड़ा पे बैठा हुआ था, सोच लीजिए। और ये किसके दरबार में था? हुमायूं के दरबार में। और एक ठो कौन था? मीर सैयद अली या फिर सैयद मीर अली।
और उस अकबर के दरबार में भी ये भी था और दसवंत भी था। फिर जहांगीर आया। जहांगीर के समय में जो मुगल कालीन चित्रकला था वो काफ़ी ज़्यादा चरमोत्कर्ष पे था। ये बहुत ज़्यादा शौकीन था चित्रकार का, ये चित्रकारी को बहुत अच्छे से पहचान जाता था। इतना ये शौकीन था चित्रकारी का कि दो चित्रकार अगर बनाता था एक चित्र को तो ये पहचान जाता था कि ये दो चित्रकार इसको बनाया है। सोच लीजिए इसका प्रमुख कौन कौन है, तो मनोहर, अबुल हसन, उस्ताद मुंसर, ये सब इसका कुछ प्रमुख चित्रकार जो दरबार में रहता था। शाहजहां के शासनकाल में चित्रकारिता पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि इन्होंने किस पे ध्यान दिया था, स्थापत्य कला पे। लाल किला बना दिया, ताजमहल बनवा दिया, दीवाने आम बना दिया, दीवाने खास बना दिया। तो ये सब दीवाने पाना हुमायूं बनाया है। तो ये सब भवन का निर्माण में ज़्यादा ध्यान दिया, ये चित्रकारी पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब इसके बाद कौन आएगा, औरंगजेब। समझिए रहे हैं कि इसका तो एकदम ये पूरे चित्रकारी को बंद करवा दिया। जितना चित्रकार दरबार में रहता था सब बेरोजगार हो गया इसके बाद टोटल। तो बताइए चित्रकारी में आपको किसी को कोई दिक्कत है, एक बार नाम थोड़ा सा दिक्कत है तो नाम आपको तभी याद रहेगा जब आप घर में जाकर के पढ़िएगा। ऐसा थोड़े कि गप नहीं कि यहीं पढ़ने के साथ आपको नामों याद हो जाएगा। फिर भी 2-3 नाम कॉमन है जो आपको नाम याद हो गया होगा, जैसे कि अब्दुल समद, सैयद मीर अली, दसवंत तो इजी ही है, मनोहर, अब्दुल हसन, अब्दुल मुंसर। 2 बार घर में पढ़िएगा आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, दोस्त लोग का कैसे नाम याद रखते हैं, 75 ठो दोस्तों का सबका नाम याद होगा, 4 ठो का नाम याद नहीं होगा। तो कैसे बोलना है उसको समझा जाए। मुगल काल में हुमायूं के समय, सुनिए, मुगल काल में हुमायूं के समय में अब्दुल समद, सैयद मीर अली कुछ प्रमुख चित्रकार थे। हुमायूं के बाद अकबर के दरबार में भी अब्दुल समद, दसवंत जैसे कुछ प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर का समय चित्रकार का एक स्वर्णिम युग था। इस समय चित्रकारिता का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। इसके प्रमुख चित्रकार मनोहर, अब्दुल हसन, उस्ताद इत्यादि हैं। शाहजहां के शासनकाल में चित्रकारी उतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ क्योंकि शाहजहां जो है वो स्थापत्य कला को विकसित करा, और औरंगजेब के समय आते आते मुगल काल चित्रकला को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। ठीक है, बस ख़त्म। नाम याद हो जाएगा, आप लिखिए, अभी तुरंत याद हो जाएगा। लिखिए लिखिए, मुगल काल में अनेक चित्रकार अनेक चित्रकारों का नाम इतिहास में मिलता है। अनेक चित्रकारों का नाम इतिहास में मिलता है। अनेक चित्रकारों का नाम इतिहास में मिलता है। हुमायूं के दरबार में अब्दुल समद, सैयद मीर अली, अकबर, सैयद मीर अली थे, हाँ मीर अली वहाँ लिखा हुआ है, सैयद मीर अली इत्यादि थे। अकबर के समय में मुगलकालीन चित्रकला और विकसित हुआ। हाँ, अकबर के समय में मुगलकालीन चित्रकला और विकसित हुआ। अकबर के समय में मुगलकालीन चित्रकला और विकसित हुआ। इनके दरबार में दसवंत, अब्दुल समद, हाँ दसवंत, अब्दुल समद जैसे चित्रकार थे। इसके दरबार में दसवंत, अब्दुल समद जैसे चित्रकार थे। हुमायूं का समय, जहांगीर का शासनकाल मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्णिम युग था।
हाँ, मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णिम युग था। स्वर्णिम युग था। स्वर्णिम नहीं लिखने आता तो लिख दीजिए स्वर्ण युग था। इनके दरबार में मनोहर अबुल हसन उस्ताद मुनसर इत्यादि चित्रकार थे। यहाँ लिखा हुआ है सारा, इत्यादि चित्रकार थे। उस्ताद मुनसर इत्यादि चित्रकार थे। शाहजहां ने या फिर शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला को बढ़ावा मिला। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला को बढ़ावा मिला। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला को बढ़ावा मिला। और औरंगजेब के शासनकाल में मुगलकालीन चित्रकला का पतन हो गया। चलिए अगला हेडिंग दीजिए। पतन हो गया। बाबर, हुमायूं, अकबर। शाहजहां के बाद कौन आ जाएगा? औरंगजेब। क्या? हेडिंग दीजिए। चलिए समझिए। मुगलकालीन स्थापत्य कला में आपको लिखना है कि मुगलकालीन स्थापत्य कला में ईरानी मतलब ईरान साइड का, फारस साइड का और आपका भारत का दोनों का वास्तुकला देखने को हमको मिलता है। जैसे आप देखे होंगे मुगलकालीन चित्रकला में गुम्मद, मीनार ये सब का रचना ज़्यादा किया गया था। जैसे बाबर ने सबसे पहले भारत में ज्यामितीय पद्धति से एक आराम बाग का निर्माण करवाया था, एक बाग का निर्माण करवाया था। ज्यामितीय विधि मतलब एकदम नाप जोक ले करके। उसी प्रकार से हुमायूं ने दीने पनाह का निर्माण करवाया था। उसी का सीढ़ी से गिर के बेचारा मर गया। जोन घर बनाया वही घर से सीढ़ी से गिर के मर गया। अकबर के शासनकाल में भी स्थापत्य कला को काफ़ी बढ़ावा मिला। अकबर ने जोधाबाई महल, बीरबल महल, फिर आपका आगरा महल, फतेहपुर सीकरी में अब उसका बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाए। कब करवाया बुलंद दरवाजा का निर्माण? जब गुजरात को वो जीत लिया था। कब जीता था गुजरात को? कितना ईस्वी में जीता था गुजरात को? 72। कब जीता था? 71, 75। हल्दी घाटी का कब हुआ था? 39। वाह, यहाँ कैमरा में ला करके मारेंगे। कब हुआ था? 72। कॉपी पलटने लगा? 75। एक बरस और बढ़ जाइए ना तो 76। गधा से। शाहजहां के शासनकाल में मुगलकालीन स्थापत्य कला एक स्वर्णिम युग था। इसमें बहुत ज़्यादा इसका विकास हुआ। इसने लाल किला बनवाया, ताजमहल बनवाया, दीवाने आम बनाया, दीवाने खास बनाया। बहुत
ये सब एक दरबार था, वहाँ ये लोग जाके बैठता था, महल है। जी अभी भी है। औरंगजेब के शासनकाल में इसने, याद करिए, इसका बीवी बोल रहा था ना, बनाइए, तो ये बनवाया राबिया का मकबरा, बीवी का मकबरा बनवाया, और लाल किला के ही अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। पति का मकबरा काहे बनाएगा? अरे अपना बीवी के लिए ये बनाया था। पति उसके बगल में। अब जैसे मुमताज का मकबरा कौन है? मुमताज का मकबरा कहाँ है? आगरा, ताजमहल में ही ना उसका मकबरा है। वो तो मकबरा है, उसके अंदर कब्र है। तो औरंगजेब शाहजहां मरा, इसको भी ले जाके वहीं दफना दिया, जहाँ पत्नी है वहीं पति है। हाँ अभी भी है, वो बंद कर दिया, वो मेन वाला बंद है, ऊपर जो है वो नकली है। उसी को देख के सब खुश होता है कि मकबरा देख करके आए हैं, जबकि मकबरा उसके अंदर है। वो बंद कर दिया उसको, आप अंदर नहीं, साल में एक बार खुलता है, बहुत भीड़। तो इसमें किसी को दिक्कत है? देखिए इसमें नाम ढेरी है, तो अभी आपको ये याद नहीं हुआ होगा, हमको पता है, इसलिए घर जा करके इसको 4 बार एकदम लिख लेना है आराम से, सारा नाम को फटाक से याद हो जाएगा। दिक्कत है? इसको लिखिए फटाफट। मुगलकालीन स्थापत्य कला, मुगलकालीन स्थापत्य कला में, मुगलकालीन स्थापत्य कला में, मुगलकालीन स्थापत्य कला में भारत में कई महलों, बाग, मकबरा इत्यादि का निर्माण हुआ। 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 इनमें गोल गुम्मद, गोल गुम्मद एवं तरह तरह के पत्थरों का उपयोग किया गया, तरह तरह के कीमती पत्थरों का उपयोग किया गया, तरह तरह के कीमती पत्थरों का उपयोग किया गया, तरह तरह के कीमती पत्थरों का उपयोग किया गया। पैरा चेंज करिए। बाबर ने 3 टॉपिक और बचा है इसमें। बाबर ने ज्यामितीय पद्धति से आरामबाग का निर्माण करवाया। बाबर ने ज्यामितीय पद्धति से आरामबाग का निर्माण करवाया। हुमायूं के द्वारा दीन ए पनाह का निर्माण करवाया गया। हुमायूं के द्वारा दीन ए पनाह का निर्माण करवाया गया। हुमायूं के द्वारा दीन ए पनाह का निर्माण करवाया गया। अकबर के द्वारा दीन ए पनाह का निर्माण करवाया गया। अकबर के द्वारा जोधाबाई महल, बीरबल महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, आगरा महल, आगरा किला, आगरा महल नहीं, आगरा का किला, आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी इत्यादि, हाँ बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी एक शहर बसाया था ये। फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा इत्यादि का निर्माण करवाया। हाँ इत्यादि का निर्माण करवाया। पैरा चेंज करिए। मुगलकालीन स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग, हाँ मुगलकालीन स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग, मुगलकालीन स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग
स्वर्णिम युग या काल, स्वर्णिम काल या युग शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है स्वर्णिम युग। शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। छूट गया है जिसका छटपटाइए मत, छुट्टी में कॉपी लेके लिख लीजिएगा। इनके द्वारा लाल किला, इनके द्वारा लाल किला, ताजमहल, लाल किला, ताजमहल, दीवाने पनाह, सॉरी क्या बताए थे, दीवाने आम, दीवान ए आम, हाँ, दीवाने खास इत्यादि का निर्माण करवाया गया, औरंगजेब ने भी अपनी पत्नी के लिए, हाँ, औरंगजेब ने भी अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने भी अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया। बेगम मतलब पत्नी ही होता है। बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया तथा लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। लाल किला का निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा हाँ, अंदरे में करवाया है। हेडिंग दिया जाए मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था, भूमि बंदोबस्त। क्या था पहले? पोलस था ना। पोलस ही था ना, चेक करिए। हेडिंग दीजिए। समझा जाए। देखिए, आपके एग्जाम में आएगा कि अकबरकालीन भूमि बंदोबस्त प्रणाली को लिखें, तो क्या करना है आपको? सिंपल लिखना है। अगर पूछेगा कि अकबर के काल में या मुगल के काल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया था, तो आपको यही 4 को केवल लिख देना है। बात समझे? अगर आएगा कि भूमि बंदोबस्त प्रणाली को लिखें या भू राजस्व व्यवस्था को लिखें, तो पूरा लिख दीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग में आएगा। अगर शॉर्ट में आएगा तो इतना सा लिख दीजिएगा, नीचे का 3 को। समझ में आया हम क्या बोले? अब समझिए ध्यान से। अकबर के काल में भूमि को, या फिर अकबर के काल में या तो मुगल के काल में, जो बोलिए, 4 भागों में बांटा गया था भूमि को। पहला पोलज, दूसरा परती, तीसरा छज्जर, चौथा बंजर। पोलज भूमि सबसे अच्छा किस्म का भूमि होता था, जिसपे साल में 3-3 फसल का उत्पादन हो जाता था। एक साल में 3 फसल का उत्पादन कर लेता था। बात मुझे। परती भूमि में एक बार आप अगर एक साल में अगर आपने उससे उत्पादन ले लिया, तो आपको उसको 2-3 साल के लिए खाली छोड़ना पड़ता था। तो ऐसे भूमि को क्या कहा जाता था? परती। छज्जर भूमि में बढ़ा दीजिए 4 साल से ज़्यादा, बंजर भूमि में 5 साल से ज़्यादा। सबसे निम्न कोटि का भूमि कौन होता था? तो बंजर भूमि। समझ में आ गया? तो हाँ, उसको छोड़ना पड़ता 5 साल, तब वो बेकार है, तो वो बंजर कहलाएगा। क्यों छोड़ता था? ताकि उर्वरकता शक्ति मिट्टी का लौट जाए। तो आपको पोलज में क्या लिखना है? तो पोलज में लिखिएगा, यह सबसे उत्तम श्रेणी का भूमि था, यह सबसे उत्तम श्रेणी का भूमि था, जिसमें साल में
3-3 फसलों का उत्पादन किया जाता था। प्रति में क्या लिखिएगा, एक बार उत्पादन करने के बाद इस भूमि को 2-3 वर्ष के लिए छोड़ना पड़ता था। छज्जर में क्या लिखिएगा, एक बार उत्पादन करने के बाद इस भूमि को कितना 4 साल के लिए छोड़ना पड़ जाता था। बंजर में क्या लिखिएगा, 5 से अधिक साल का, और ये सबसे निम्न कोटि का भूमि था। ठीक है यहाँ तक में। अब इसके लिए 3 गो प्रणाली था, गल्ला बख्शी, नस्क प्रणाली, जब्ती प्रणाली, जिसके तहत राजस्व को इकट्ठा किया जाता था। तो पहला है आपका गल्ला बख्शी। तो गल्ला बख्शी में 3 भाग, पहला एक खेत बटाई, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। खेत बटाई मतलब खेत को बांट लिया, राजा और किसान का हिस्सा कर दिया। लंक बटाई भूसा उसा अलग किया, रास बटाई अलग अलग करके राजा को दे दिया। नस्क प्रणाली ये सबसे खतरनाक था। इसमें अनुमाने के आधार पे लगा लेता था कि आपका इतना उत्पादन हो रहा है, आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। अब बताइए, किसी के पास 10 कट्ठा जमीन है, अब जो जो राजा बोल दिया कि आपसे इतना हमको चाहिए तो आपको देना पड़ेगा, चाहे आपका उत्पादन हो या ना हो। वो भी किसके तहत ये नापता था, अनुमान के आधार पर। तो क्या सबके खेत से 10 कट्ठा में एक जैसा अनाज आएगा? हो सकता है किसी का उर्वरता शक्ति ज़्यादा हो, किसी का क्या हो, कम हो। लेकिन इसलिए बहुत ज़्यादा खराब था। सबसे अच्छा था जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली में क्या होता था, तो राजा और किसान के बीच में एक समझौता होता था कि इतना बरस के लिए, 3 बरस या 3 बरस के ज़्यादा के लिए आप निश्चित मात्रा में जो भी आपके पास उत्पादन होगा उसका हमको कुछ भाग हमको दे दीजिएगा। बात बुझे? तो किसान लोग को सबसे ज़्यादा पसंद कौन था, जब्ती, क्योंकि ये साफ बोलता है कि जो भी आपका उत्पादन हो, ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, कम हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें से कुछ भाग को हमको क्या करिए, दे दीजिए। खत्म। समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा आपका क्या था, भूमि बंदोबस्त प्रणाली। लास्ट बार हम बोल रहे हैं, फिर आप लोग से सुनेंगे। क्या लिखना है इसमें, मुगल काल में भूमि का वर्गीकरण 4 वर्गों में किया गया था, पोलज, प्रति, छज्जर, बंजर। पोलज सबसे उत्तम श्रेणी का भूमि था, जिसमें साल में 2 या 3 फसल का उत्पादन ले लिया जाता था। प्रति में क्या लिखिएगा, यह काफ़ी, इसमें एक बार उत्पादन लेने के बाद इसको 2 से 3 बरस तक छोड़ना पड़ता था। छज्जर में क्या लिखिएगा, एक बार उत्पादन लेने के बाद 4 या उससे बेसी बरस के लिए छोड़ना पड़ता था। बंजर में, समझ में आया? पूछेगा बताइए कि कैसे कैसे, तो एक गल्ला बख्शी, उसके बाद नस्त प्रणाली, उसके बाद जब्ती। गल्ला बख्शी में क्या बोलना है, गल्ला बख्शी में खेत को, या फिर 3 पद्धति, कौन कौन, खेत बटाई, खेत को बांट दिया, रास बटाई, अनाज हुआ, अनाज को बांट दिया, लंक बटाई, भूसा तुसा अलग करके सरकार को, राजा को दे दिया अलग करके। नस्त प्रणाली में क्या चीज बताइए, अनुमान के आधार पर बोला जाता था कि आपको इतना देना पड़ेगा। जब्ती प्रणाली में बताइए, किसान और राजा के बीच में एक समझौता होता था कि कुछ 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक वर्ष के लिए कुछ निश्चित मात्रा में आपको कर के रूप में अनाज को जमा करना पड़ेगा। समझ में आया? पहले के ज़माना में गरीबे सबसे टैक्स लेता था, अब ज़माना बदल गया है, अब अमीर लोग टैक्स देता है और गरीब लोग टैक्स नहीं देता है। आप लोग टैक्स मतलब देते हैं, जैसे कुछ सामान वामान खरीदे तो वो प्रत्यक्ष रूप से ना टैक्स आप दिए, लेकिन आप जैसे कमा रहे हैं 10 लाख कमा रहे हैं, तो 10 लाख कमा रहे हैं तो सरकार आपसे ले लेगा टैक्स 30%। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन गरीब उतना कमाता है क्या? पहले किसान कमाए हो या न हो टैक्स देना है, ये वाला सिस्टम था। अब लोकतंत्र में सिस्टम अलग हो गया। तो लिखिए इसको, एक टॉपिक और है फिर ये लेसन खत्म। लिखिए, लिखा जाए, पोलज में लिखिए, वो सब अपने से लिख लीजिएगा कि मुगल काल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। 2-3 का तो बच्चा है ना कि आपको उस तरह लिखाएंगे। लिखिए डायरेक्ट पोलज में, यह सबसे उत्तम श्रेणी का भूमि था जब तक जिंदा है। वाह, यह सबसे उत्तम श्रेणी का भूमि था, यह सबसे उत्तम श्रेणी का भूमि था, यह सबसे उत्तम श्रेणी का भूमि था। इसमें वर्ष में 3 फसल तक उत्पादन लिया जाता था। इसमें वर्ष में 3 फसल तक उत्पादन लिया जाता था। 3 फसल तक उत्पादन लिया जाता था। हाँ, भूमि था, इसमें वर्ष में 3 फसल तक का उत्पादन लिया जाता था। हाँ, चलिए अगला लिखिए, प्रति, एक बार
उत्पादन करने के बाद, एक बार उत्पादन करने के बाद 2-3 वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता था। अच्छा, इसमें भूमि भी लगा दीजिएगा। हाँ, 2-3 वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता था। छज्जर में अपने से लिख लीजिएगा, 2-3 के जगह पे लिख दीजिएगा 3-4 वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता था। 3 या 4 वर्षों के लिए लिखिए अपने से छज्जर में। चलिए खत्म, अब खाली अकबरनामा बताना है, खत्म हो जाएगा ये। छज्जर में लिख लिए, बंजर लिखिए। बंजर भूमि में लिखिए, यह सबसे निम्न श्रेणी का भूमि था, यह सबसे निम्न श्रेणी का भूमि था, यह सबसे निम्न श्रेणी का भूमि था जिसे 5 वर्ष तक के लिए छोड़ दिया जाता था, जिसे 5 वर्ष तक के लिए छोड़ दिया जाता था, तक के लिए छोड़ दिया जाता था। चलिए इसी में सब हेडिंग दीजिए भू राजस्व व्यवस्था, इसी में सब हेडिंग दीजिए भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था। और पहला लिखिए गल्ला बख्शी, भू राजस्व व्यवस्था, इसमें पहला लिखिए गल्ला बख्शी। इस पद्धति में ये नहीं पूछेगा, जब्ती पूछेगा एग्जाम में, गल्ला बख्शी लिखिए। इस पद्धति में खेतों को, खेतों से, हाँ खेतों से 3 विधि से राजस्व इकट्ठा किया जाता, 3 विधि से लगान वसूला जाता था, 3 विधि से लगान वसूला जाता था। चलिए ABC करके या 1 2 3 करके लिख दीजिए इसको, तीनों को लगान वसूला जाता था। 1 2 3 करके लिख दीजिए, 1 2 3 करके लिख दीजिए। खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। और फिर अगला लिखिए नस्त प्रणाली। हो गया, खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। अगला लिखिए नस्त प्रणाली। इस प्रणाली में खेत के पैदावार को, खेतों के पैदावार को, खेतों के पैदावार को, क्या मगरमच्छ लिख कह रहे हैं, हैं? यह पेन क्या, खेतों के पैदावार को अनुमान के आधार पर, अनुमान के आधार पर लगान लगाया जाता था, अनुमान के आधार पर लगान लगाया जाता था, अनुमान के आधार पर लगान लगाया जाता था और वसूला जाता था, और वसूला जाता था। अगला लिखिए जब्ती प्रथा, जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली लिखिए, यह प्रणाली, जब्ती में लिखिए यह प्रणाली किसानों का पसंदीदार था, यह प्रणाली किसानों का पसंदीदार था, हाँ किसानों का पसंदीदार था, क्योंकि पसंदीदार था क्योंकि इसमें 3 वर्ष या उससे अधिक वर्षों के लिए
3 वर्ष या उससे अधिक वर्षों के लिए 3 वर्ष या उससे अधिक वर्षों के लिए किसान और राजा के बीच समझौता होता था। हाँ, किसान और राजा के बीच समझौता होता था। किसान और राजा के बीच समझौता होता था कि एक निश्चित लगान पैदावार के हिसाब से, हाँ, कि एक निश्चित लगान पैदावार के हिसाब से किसान राजा को देंगे। निश्चित लगान पैदावार के हिसाब से, हाँ, हो गया। चलिए, मुगल काल का अंतिम टॉपिक लिखा जाए, अकबरनामा। क्या हुआ? आप लोग को सुबह में पढ़ाए थे क्या? पैदावार के हिसाब से क्या लिखा है? पैदावार के हिसाब से दिया जाए, किसान राजा को देंगे। हाँ। हो गया। देखिए, अकबरनामा कुल 3 खंड में बटा हुआ है। सबसे पहले इसके रचनाकार कौन है? अबुल फजल। आपके एग्जाम में इतने पूछेगा। इसका कितना खंड? 3 खंड। पहला खंड में किसका जानकारी? अकबर का जन्म और उसका पूर्वज का जन्म। दूसरा खंड में शासन। तीसरा खंड में शासन का नियम। और तीसरे खंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आईने अकबरी। और आईने अकबरी फिर कई भाग में बटा हुआ है? 5 भाग। 3। पहला भाग में हमको क्या मिलता है? याद करवा देते हैं, रुकिए। दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 5वां भाग। देखिए, जो लिखेगा वो भी तो चाहेगा मेरा भी कुछ जानकारी रहे। तो खुद अबुल फजल के बारे में हमको कम्मा भाग में? 5वां भाग में। तो 5वां याद हो गया। अब बताइए, पहले राजा से स्टार्ट करेगा कि प्रजे से स्टार्ट कर देगा? राजा से। मतलब पहला भाग में हमको राजशाही बातें पता चलता है, राजकीय बातें। इसमें टकसाल समझते हैं ना? क्या? जहाँ पे सोना चांदी उसका सिक्का छपता था, उसी को क्या बोलते थे? टकसाल। टकसाल के प्रमुख को क्या बोलते थे? ऑप्शन। टकसाल का प्रमुख कौन होता था? बताइए। ABCD। वित्त मंत्री। टकसाल के प्रमुख कौन होते थे? हैं? हैं? दीवान। चलिए पूछ लेते हैं क्या? अच्छा, दीवान क्या है? अच्छा हटाइए, एक एक करके पूछेंगे इससे अच्छा। ये वाला के हाथ खड़ा करिए। तो ये वाला के हाथ खड़ा करिए। ये के ठो ये वाला है? 2 ठो। चलिए, बी वाला, सी वाला, डी वाला। आप लोग कथी में है? कुछ ही बोले आप? बी। अरे भोका चंद सब, डी होगा। कैसे भैया? क्या पूछेगा क्या? अरे दारोगा उस समय का ही पद है। दारोगा को उस समय कहता था कि टकसाल का प्रमुख। अब हमको पता था, आप लोग नहीं बोलिएगा। अब आप पूछेगा कि देश का प्रमुख राष्ट्रपति है, तो कैसे पद का नाम है, तो अब है उसका नाम दारोगा। अन्याय है। चलिए समझा जाए तो बताइए, आईने अकबरी का पहला भाग में हमको किसका जानकारी मिलता है? राजकीय राजघराने के बारे में जानकारी मिलता है और टकसाल के बारे में जानकारी। अब 5वां भाग में अबुल फजल खुद के बारे में जानकारी देता है। बताइए, राजा का घर कैसे चलेगा? राजा को सुरक्षा कौन देगा? सेना का वेतन और इसका भत्ता के बारे में जानकारी मिलता है, अधिकारी मंत्री का भी। अब बताइए, पैसा जो इसको देगा, कहाँ से पैसा देगा? किसानी से ना? तो इसमें कृषि से संबंधित जानकारी मिलता है। अब चौथा बताइए हमको, हिंदू के बारे में हमको जानकारी मिलता है, हिंदू संतों के बारे में। और आपका सूफी संत आज ही सुबह पढ़ाए थे आपको। सूफी संतों के बारे में हमको चौथा भाग में जानकारी मिलता है। खत्म। मुगल काल आप लोग का आज खत्म हो गया।
अब जो फाउंडेशन वाला बैच था उसमें कई दिन मुगल चला था? लगभग, हाँ हाँ पास क्या इसमें, अगर मुगल से 10 नंबर का आया तो 10 में 10 आ जाएगा, चिंता मत करिए। हाँ बिना लिखे आ जाएगा। हाँ बिना लिखे नहीं रह पाइएगा, उसके लिए लिखना पड़ेगा। एक साल वाला जो बैच चला था उसमें हमको लगता है मुगल नहीं हो कम से कम तो 15 से 17 दिन चला था, 15 से 17 दिन मुगल चला था। अब आप सोच लीजिए, अभी आपका 2 क्लास में मुगल खत्म हो गया। अरे हल्ला, तो कुछ अंतर है, शॉर्टकट में पढ़ाए हैं इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आपका 12th के दृष्टिकोण से ये काफ़ी है। तो बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है? पूछेगा आईने अकबरी कितना भाग? 5 भाग। अकबरनामा कितना खंड? 3 खंड। पहला खंड में जन्म, दूसरा खंड में शासन, तीसरा खंड में शासन का नियम। आइन, तीसरा खंड को ही क्या बोलते हैं? आईने अकबरी। कितना भाग? पहला में राजकीय घराना और टकसाल, दूसरा में सेना, सेना का वेतन, उसका भत्ता, तीसरा में कृषि, चौथा में हिंदू संत और सूफी संत के बारे में, पांचवा। याद हुआ? किसी को कोई दिक्कत है? मुगल खत्म हो गया, फटाफट लिखिए, एक क्वेश्चन लिखाएंगे। अकबरनामा का रचना, अकबरनामा का रचना अबुल फजल ने किया था। कितना पेज में लगभग हुआ ये? 10 पेज। कितना पेज हुआ लगभग? 7 पेज। चलिए लिखिए, अकबरनामा का रचना अबुल फजल ने किया था। हाँ, यह 3 खंडों में विभक्त है। अबुल फजल ने किया था, यह 3 खंडों में विभक्त है। यह 3 खंडों में विभक्त है। पहला लिखिए, पहला लिखिए, ऐसे लिखिए प्रथम खंड, और प्रथम खंड में डैश दे के लिखिए, प्रथम खंड में डैश दे के लिखिए, प्रथम खंड में डैश दे के लिखिए, अकबर एवं उसके पूर्वजों का जन्म की जानकारी। अकबर एवं उसके पूर्वजों के जन्म की जानकारी। अकबर एवं उनके पूर्वजों के जन्म की जानकारी। जानकारी। दूसरा लिखिए, द्वितीय खंड या फिर दूसरा खंड, मुगलकालीन शासनकाल की जानकारी, या फिर डायरेक्ट लिखिए शासनकाल की जानकारी। दूसरा खंड में लिखिए शासन की जानकारी। दूसरा खंड में लिखिए शासन की जानकारी। तीसरा खंड में लिखिए शासन चलाने के नियम। शासन चलाने के नियम। तीसरा में लिखिए शासन चलाने के नियम। लाइन चेंज करिए या फिर पैरा चेंज कर दीजिए। तीसरे खंड को ही आईने अकबरी कहते हैं। तीसरे खंड को ही आईने अकबरी कहते हैं। पैरा चेंज करिए। तीसरे खंड को ही आईने अकबरी कहते हैं, जो 5 भागों में बटा है। जो 5 भागों में बटा है। आईने अकबरी कहते हैं जो 5 भागों में बटा है। चलिए लिखिए प्रथम भाग। प्रथम भाग में डैश देके लिखिए शाही जानकारी। शाही जानकारी, टकसाल इत्यादि। शाही जान, पहला में लिखिए शाही जानकारी, टकसाल इत्यादि। इत्यादि। शाही जानकारी, टकसाल इत्यादि। दूसरा में लिखिए मंत्रियों, सेनाओं, मंत्रियों सेनाओं के वेतन, वेतन, नियुक्ति व भत्ते। भत्ता समझते हैं ना, अलाउंस जिसको बोलते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, वेतन, नियुक्ति और एक क्या बोलते हैं, भत्ता। तीसरा में लिखिए कृषि संबंधित जानकारी। तीसरा में लिखिए कृषि संबंधित जानकारी। संबंधित जानकारी।
चौथा में लिखिए, चौथा में लिखिए, हाँ चौथा भाग में लिखिए हिंदू संतों एवं सूफी संतों के विषय में, सूफी संतों के विषय में या फिर सूफियों के विषय में। पांचवा लिखिए अबुल फजल के विषय में, पांचवा लिखिए अबुल फजल के विषय में। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? आपका मुगल काल आज खत्म हो गया, रिवीजन बैच है इसलिए आपको हल्का शॉर्टकट में ही पढ़ाया गया है। तो अभी हम क्वेश्चन लिखा देते हैं, ऑफलाइन ही लिखा देते हैं क्वेश्चन, हर चीज़ वीडियो में जाना